आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। जीवन के इस दौर में जब आप हर दिन कोरोना से अपना बचाव कर रहे हैं, सारी एहतियात बरत रहे हैं, आज पूरा विश्व हमारे देश की ओर देख रहा है कि हम इसका कैसे मुकाबला कर रहे हैं, और जब हम इस जंग को जीत जाएंगे तो हमारा यही अनुशासन पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनेगा और हमें इस बात का फक्र रहेगा कि कोरोना महामारी के नियंत्रण और इस पर विजय में हम दुनिया के सामने मिसाल बन पाए। शायद यही वजह है कि आज हमारे देश में कोरोना की रेट ऑफ रिकवरी यानी ठीक होने की दर दुनिया के ज्यादातर देशों की अपेक्षा कहीं बेहतर है और मृत्यु दर यानी डेथ रेट भी बाकी दुनिया के मुकाबले सबसे कम है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। आप यहाँ पार्किंसंस डिजीज और मूवमेंट डिसऑर्डर प्रोग्राम के प्रमुख भी हैं। डॉक्टर संजय, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर संजय, अगर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजे आंकड़ों को देखें तो देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 9.5 लाख को पार कर गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर अब 64% से ज्यादा हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.25% रह गई है। पिछले 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में देश में 47,000 से ज्यादा मामले भी सामने आए हैं। डॉक्टर संजय, आप कोरोना की मौजूदा स्थिति को किस तरह से देखते हैं? कोरोना की जो मौजूदा स्थिति है वह कई अच्छे संकेत दे रही है जी। सबसे बड़ा संकेत दिल्ली से मिल रहा है। आप दिल्ली में देखें, जून में एक पैनिक सी स्थिति बन गई थी, लेकिन जुलाई आते आते कोरोना की स्थिति काफी अच्छी हो गई है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है जी। और अस्पताल में भर्ती और एक्टिव मरीज करीब 9 से 10% तक रह गए हैं। तो जहां हम यह सोच रहे थे कि जुलाई के महीने में कोरोना के मरीजों में काफी वृद्धि होगी जी, लेकिन जुलाई खत्म होते होते सिर्फ 9 या 10% मरीज रह जाना एक बहुत ही सुखद संकेत का परिचायक है। जहां तक पूरे देश की स्थिति हम मानते हैं, तो अगर हम आंकड़ों के लिहाज से देखें तो केसेज बढ़े हैं। जैसे पहले 10,000 आ रहे थे, फिर 20,000 आने लगे, फिर अब 45 से 50,000 केसेज आए हैं पिछले कुछ दिनों में जी। लेकिन इसे हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पहले टेस्टिंग कम हो रही थी जी। तो जितनी टेस्टिंग हो रही है उसका करीब करीब 10% पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं। पहले जैसे 1 लाख टेस्टिंग हो रही थी तो 10,000 पेशेंट पॉजिटिव आ रहे थे, 10%। जी। आज 5 लाख टेस्टिंग हो रही है, तो अगर हम 5 लाख को 45,000 से कन्वर्ट करें तो ये 9 से 10% की दर है। तो यह कह सकते हैं कि जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है जी। वो 9 से 10% तक बना हुआ है। लेकिन ज्यादा टेस्टिंग होने का फायदा यह है जी। कि ज्यादा मरीज हम देख पा रहे हैं कि वो सामने आ रहे हैं, और अगर हम उनको सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं जी। तो वो बाकी मरीजों में कोरोना के संक्रमण को नहीं फैला रहे हैं। तो ज्यादा टेस्टिंग, ज्यादा मरीज, लेकिन सुरक्षित भविष्य, मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ।
बिल्कुल डॉक्टर संजय, जैसा कि आपने टेस्टिंग की बात की, तो ये तो पिछले 2 दिनों से जिस तरह से हमारे देश में 5-5 लाख से ज़्यादा कोविड-19 सैंपल्स की जांच की गई है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और हालांकि प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में कहा है कि इसे अब बढ़ाकर 10 लाख करने के प्रयास जारी हैं, तो प्रतिदिन 10 लाख टेस्ट भी हो जाएंगे। और टोटल टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो 1,73,00,000 से भी ज़्यादा हमने टेस्टिंग की है। जब हम शुरुआत के दिनों की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि शुरुआत में हम लोग 1 लाख टेस्ट के आसपास थे, तो और इस बीच एक बहुत अच्छी बात जो डब्ल्यूएचओ ने भी, वहाँ की जो चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने भी कहा है कि जांच जो है ये बहुत आवश्यक है और सभी राज्यों को अपनी जांच क्षमता बढ़ाने के लिए उन्होंने आग्रह भी किया है। तो कोविड-19 की जो टेस्टिंग है, इसे हम जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें क्या ऐसे पॉजिटिव लोगों को पहचानने में मदद मिलेगी, या कोरोना की रोकथाम में किस तरीके से सहायक है? अगर पॉजिटिविटी रेट ज्यादा बढ़ रही है तो हमारी पॉजिटिविटी रेट नहीं बढ़ी है, हमारी पॉजिटिविटी रेट तो 10% के आसपास ही है। जी। नंबर ऑफ केसेज बढ़े हैं क्योंकि हमने नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ा दी है। आप दिल्ली का ही एग्जांपल लीजिए, दिल्ली में जी। नंबर ऑफ टेस्टिंग 20,000 के आसपास हो रही है, जो पहले 5,000 हो रही थी। और ये बहुत बड़ा कारण है कि दिल्ली में कोरोना का संक्रमण काफी हद तक कंट्रोल में आ गया है। जी डॉक्टर संजय, दिल्ली की बात हो रही है, तो जैसे कि अभी दिल्ली में सीरो सर्वे हुआ और देश के अन्य हिस्सों में भी ये चल रहा है, हमारी श्रोता रुचि जैन जानना चाहती हैं कि सर्वे में बहुत से लोग ऐसे मिले जो एसिम्प्टोमेटिक थे और वे कोरोना के बाद ठीक भी हो गए। एंटीबॉडी से ये डिटेक्ट हुआ, तो क्या ये एंटीबॉडीज कितनी स्पेसिफिक होती हैं कोरोना के एंटीजन के लिए, और ये एंटीजन टेस्ट कितना स्पेसिफिक है, जानना चाहती हैं? देखिए, कोरोना की जो एंटीबॉडी है, आप सीरो सर्वेलेंस की बात कर रहे हैं, तो जो आईसीएमआर की डेटा थी उसमें 23 से 24% पेशेंट में एंटीबॉडी डेवलप हुई थी, जितने टेस्ट हुए उसमें। तो एंटीबॉडी यह दिखाती है कि आपको पहले इन्फेक्शन हो चुका है। अब यह बात हम कहते आ रहे हैं कि कोरोना के जो भी पेशेंट हैं उसमें जरूरी नहीं है कि उनको उसके लक्षण दिख जाए। करीब 80% पेशेंट में कोरोना का कोई लक्षण दिखता ही नहीं है। जी। 10% में माइल्ड दिखता है और बाकी 10% में सीवियर दिखता है। तो 80% पेशेंट जो ऐसे हैं जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है, लेकिन उनको इन्फेक्शन हुआ, और इन्फेक्शन हुआ तभी एंटीबॉडी बनी, तो हम यह कह सकते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट थे, जी। लेकिन चूंकि उनमें इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबॉडी बनी, और एंटीबॉडी बनी वो सीरो सर्वेलेंस में दिख रहा है। तो यह इस बात का परिचायक है कि करीब करीब 1/4 आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। और ये भी जानना चाहते हैं कि ये एंटीजन टेस्ट जो है ये कितना स्पेसिफिक है, क्या एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए ही एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी है? नहीं, देखिए, एंटीजन टेस्टिंग और एंटीबॉडी टेस्टिंग दोनों अलग अलग है। जी। एंटीजन टेस्टिंग हम पेशेंट को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। एंटीबॉडी देखने के लिए करते हैं कि जब इन्फेक्शन हो गया जी। तो इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडी बना है या नहीं बना है। तो एंटीजन टेस्टिंग तब होगी जब पेशेंट को या तो सिम्टम है या आपको डाउट है कि पेशेंट को कोरोना हो सकता है। जी। लेकिन एंटीबॉडी पेशेंट के रिकवर करने के बाद मेजर होगी, एक्यूट इन्फेक्शन में नहीं मेजर होगी। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी। और ये एंटीबॉडी जो टेस्टिंग है ये कितनी देर में हो जाती है डॉक्टर साहब? एंटीबॉडी टेस्टिंग आजकल तो देखिए सरकार की तरफ से कई जगहों पे एंटीबॉडी टेस्टिंग हो रही है, खासकर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हो रही है, लेकिन कई कमर्शियल लैब्स ने भी चालू की है एंटीबॉडी टेस्टिंग। तो अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर है तो मुझे लगता है कि उन्हें अस्पताल में, या तो अस्पताल उनको कांटेक्ट करके खुद ही करा देगा, जी। या वो अस्पताल में कांटेक्ट करके एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं। और अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर नहीं है, वो प्राइवेट लैब से कराना चाहता है, तो प्राइवेट लैब में भी कई लैब्स ने एंटीबॉडी टेस्ट करना ऑफर कर दिया है। जी। और डॉक्टर संजय, आप देश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और कोरोना के दौर में जहां लोग इस बीमारी से शारीरिक रूप से तो परेशान होते ही हैं, वहीं मानसिक रूप से भी लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक सामाजिक दबाव भी महसूस करते हैं। जब कोई मरीज 14 दिन के आइसोलेशन में रहता है तो अकेलापन और एकांत कहीं न कहीं उसके मन और मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस तरह के लोगों से? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना का अगर हम साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं
तो कोरोना का दिमाग पे प्रभाव पड़ता है। और कुछ लक्षण है जैसे स्मेल की प्रॉब्लम या टेस्ट की प्रॉब्लम, वो कोरोना के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। जी। तो एक बार अगर कोरोना हो गया पेशेंट को, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बहुत ही स्मॉल परसेंट ऑफ केसेस में, जैसे कुछ पेशेंट्स को नर्व की प्रॉब्लम, कुछ पेशेंट्स को स्ट्रोक रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ पेशेंट को मसल्स की प्रॉब्लम, जी। तो कई तरह के रेयर प्रॉब्लम्स कोरोना के पेशेंट्स में हो सकते हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल हो सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है। जी। दूसरा एक प्रभाव जो कोरोना का है वो मानसिक तौर पे पड़ रहा है। जी। तो मानसिक तौर पे प्रभाव, जैसा कि आपने कहा कि पेशेंट आइसोलेशन में रह रहा है 14 दिन तक या 10 दिन तक, तो आइसोलेशन में रहने की वजह से वो समाज से एक तरह से कट जाता है, किसी से मिलजुल नहीं पाता है। और अभी आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी। मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उन्होंने इससे संबंधित कई कविताएं भी लिखी हैं जी। कि वो किस तरह से अस्पताल में एकांतवास में रह रहे हैं, किसी से मिल नहीं पाते, डॉक्टर भी आता है तो पीपी के वेश में आता है, उसका चेहरा नहीं दिखता है। तो इस तरह से कई आशंकाएं मन में रहती हैं कि हम अकेले रह रहे हैं, हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, किसी का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। जी। तो इसकी वजह से एक मानसिक प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि हम पेशेंट की काउंसलिंग करें, और अगर कोई हेल्पलाइन नंबर उसको प्रोवाइड करा सकें तो पेशेंट उससे बात कर सकता है, या घर के लोगों से वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकता है। जी। आजकल तो देखिए हर फोन में वीडियो कॉल की सुविधा है जी। या व्हाट्सएप कॉल की सुविधा है। तो अगर पेशेंट आइसोलेशन में रह भी रहा है तो हम उससे वीडियो कॉल के माध्यम से फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ से बात कर सकते हैं। तो इससे काफी हद तक एंग्जाइटी कम करने में मदद मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, और बहुत सारे श्रोता अब हमसे जुड़ना शुरू हो गए हैं और वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे उत्तर प्रदेश में जौनपुर का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय पांडे जी। संजय जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार सर। जी। डॉक्टर साहब मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं संजय पांडे जिला जयपुर उत्तर प्रदेश से बात बोल रहा हूँ सर। जी। सर मेरा सवाल ये है कि अगर घर में 60 साल के ऊपर मरीज हैं और सांस बीमारी उनके पास है, तो सर कोरोना से मतलब इस बीमारी से किस तरह से बचे सर, मेरा पहला सवाल है। अच्छा मेरा दूसरा सवाल है सर कि अभी जो वैक्सीन है जो ICMR ने बोला 15 अगस्त तक मतलब कि आएगा, तो सर मतलब कि कब से मतलब आएगा। और सर तीसरा सवाल है सर कि जैसे दिल्ली में हम लोगों ने आप लोगों से मिलकर कोरोना को कंट्रोल कर लिया है, सर बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा है सर। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला इन्होंने जो सवाल पूछा है कि जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, यानी जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वृद्ध लोग हैं, वो कोरोना के लिए क्या खास बचाव या सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए। इनका जो पहला सवाल है काफी अच्छा सवाल है। और 60 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं, अगर उनको ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है या सांस की कोई बीमारी है या पहले से कोई और मेडिसिन खा रहे हैं, तो उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा सतर्कता का मतलब है जैसे मास्क पहनना और 2 गज की दूरी बना के रखना और बार बार हाथ धोना, साफ सफाई रखना। ये तो नॉर्मल सबको फॉलो करना है। जी। लेकिन जो 60 साल के ऊपर के पेशेंट हैं, उनको खास तौर पर एहतियात बरतनी है, क्योंकि उनमें कोरोना के सिम्टम्स थोड़े सीवियर होने के ज्यादा चांस है। लेकिन अगर वो बचाव करते हैं और जो छोटी छोटी बातें हैं उस पर ध्यान रखते हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और कोरोना होने के बावजूद अगर कोरोना हो भी जाए जी। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट में कोरोना माइल्ड होता है और कोरोना के जो सिम्टम है वो 10 दिन 12 दिन में ठीक हो जाता है। जी, और इन्होंने दूसरा सवाल पूछा है कि जो सभी का सवाल है कि वैक्सीन कब तक आ जाएगी। देखिए वैक्सीन के बारे में बार बार भारत सरकार ने भी और अलग अलग जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी ये बताया है कि वैक्सीन कभी भी ओवरनाइट डेवलप नहीं होता। वैक्सीन डेवलपमेंट के कई फेजेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, क्योंकि वैक्सीन बना लेना ज्यादा अहम नहीं है, एक सुरक्षित वैक्सीन बनाना ज्यादा अहम है। कि अगर हम वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन कारगर होना चाहिए और साथ में सुरक्षित भी होना चाहिए। क्योंकि कोरोना देखिए, अगर कोरोना होता भी है
तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट, आपने कहा कि डेथ रेट 2.2% जी, इसका मतलब है कि 97.8% पेशेंट ठीक हो जा रहे हैं। तो अगर हम ऐसा एक वैक्सीन बनाए जिसमें कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन 5% होता है, तो वैक्सीन का कोई मतलब ही नहीं है। तो वैक्सीन बनाना और वैक्सीन सेफ बनाना, तो सेफ वैक्सीन बनाने में समय लगता है। कुछ वैक्सीन काफी एडवांस स्टेज में है, जैसे कि एक ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन है, फेज 3 ट्रायल में चला गया है। एक इंग्लिश का वैक्सीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से के ट्रायल चल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि साल अंत में आते आते हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा। और अगर वैक्सीन उपलब्ध होता है तो मुझे लगता है कि विदिन 6 मंथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत भारत सरकार इसको काफी व्यापक तरीके से कोशिश करेगी कि पूरे देश को कवर किया जाए। तो मुझे लगता है कि 2020 के अंत तक वैक्सीन की उपलब्धता होनी चाहिए और 2021 में वैक्सीन सबको उपलब्ध हो जाए। जी, इन्होंने एक सवाल और पूछा है, वो हम अगले श्रोता का एक सवाल ले लेते हैं, इसके बाद उस पर बात करते हैं। हमारे साथ बिहार से जोगेश्वर तिवारी जी गोपालगंज से जुड़ चुके हैं। जोगेश्वर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल यही है कि अमिताभ बच्चन जी विज्ञापन में कहते थे कि ताली बजाकर कोरोना से मुक्त हो गए बहुत। जी, थोड़ा सा रेडियो की आवाज अपनी धीमी कर दीजिए आप। जोगेश्वर जी, अपने रेडियो सेट की आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। जी, अच्छा, हमें पूछना है कि जो कोरोना से ठीक होकर घर आ गए हैं उनसे कितने दिन तक दूरी बनाई जाए, 2 हफ्ते की 4 हफ्ते, यही पूछना है। जी, डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि कोरोना से जो मरीज ठीक हो जाते हैं, ठीक होने के बाद कितने दिनों तक उनसे हम दूरी बनाए रखें? देखिए, कोरोना से क्या मरीज ठीक होने के बाद उससे दूरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो ठीक हो गया है तभी समाज में आया है, उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और आजकल तो जब मरीज डिस्चार्ज हो रहा है जी, तो उसको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिल रहा है कि अब वो ठीक हो चुका है, इन्फेक्टिव नहीं है। तो कोरोना का मरीज अगर ठीक होकर घर आता है तो उसका आप वेलकम करिए, उससे दूरी बना के मत रखिए। जी बिल्कुल, एक सोशल स्टिग्मा कहीं न कहीं एक लोगों के अंदर हो जाता है। तो जैसा कि हमने पहले की भी बात की थी कि कोरोना से जो शारीरिक रूप से लड़ाई है वो तो मरीज लड़ लेता है, लेकिन जो मानसिक रूप से लड़ाई है, जो मन की लड़ाई है, जो समाज को उसका सपोर्ट है, वो शायद कहीं न कहीं उतना नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कार्यक्रम के दौरान बताया भी है कि जो लोग ठीक होके आए हैं उनसे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, बल्कि शायद वो आम लोगों से ज्यादा सुरक्षित लोग हैं। जी डॉक्टर संजय। हेलो। जी डॉक्टर क्या आप अपने प्रश्न को दोहराएंगे? जी, मैं ये कह रहा था कि जो लोग ठीक होकर आए हैं वो आम लोगों से ज्यादा सुरक्षित हैं समाज के लिए, वो क्योंकि ऑलरेडी वो ठीक हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर मरीज ठीक होकर आता है तो वो 2 तरह से आपके लिए हेल्पफुल है। पहला यह कि वो आपको कल जाके प्लाज्मा डोनेट कर सकता है जी, क्योंकि उसके अंदर एक एंटीबॉडी है और आपको अगर प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है तो आपका हेल्प कर सकता है। दूसरा यह है कि वह एक संदेश लेके आया है कि कोरोना होने से कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोरोना से मैक्सिमम पेशेंट ठीक हो रहे हैं। तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके मन में जो एंजाइटी है, जो पैनिक है कोरोना को लेके, वो कम हो सकती है। तो आप उसका वेलकम करिए। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमें कोरोना वॉरियर्स का और कोरोना से ठीक होकर आए पेशेंट्स का वेलकम करना है। और अब हम रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में बड़ौद का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं अशोक शर्मा जी। अशोक जी नमस्कार। हेलो अशोक जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी अपना सवाल। में जब कोरोना की जांच के लिए जाता है मरीज तो उसमें कितना खर्चा होता है? जी अपना सवाल दोबारा पूछेंगे, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है। अगर कोई जांच के लिए जाता है तो मैं कहना चाह रहा जी, इसके लिए जब प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है? जी डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि कितना खर्चा आता है अगर किसी को कोरोना की जांच करानी हो तो? देखिए, कोरोना की जांच हर सरकारी अस्पताल या हर जगह आजकल उपलब्ध है।
तो अगर आप बड़े बड़े शहरों की बात देखें तो कई ऐसे अस्पताल हैं जो कि रोज टेस्टिंग कर रहे हैं। जहां तक रैपिड एंटीजन की टेस्टिंग की बात है, दिल्ली में कई ऐसे सेंटर हैं जहां पे रैपिड एंटीजन टेस्टिंग हो रही है। तो कोरोना की टेस्टिंग मैक्सिमम जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां फ्री हो रही है। हाँ, प्राइवेट लैब्स भी कर रहे हैं। और जहां तक आईसीएमआर की गाइडलाइन जो मैंने लास्ट पढ़ी थी कि प्राइवेट लैब्स जो टेस्ट थे उनकी रेट्स भी 50% कर दी गई है। तो शायद अभी 2000 या 2200 के आसपास प्राइवेट लैब चार्ज करके टेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में टेस्टिंग फ्री है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप पास का जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां जाके विजिट करें और वहां अपनी टेस्टिंग कराएं, क्योंकि वहां बिल्कुल फ्री है। जी, तो जो सरकारी अस्पताल हैं डॉक्टर साहब, वहाँ पे एंटीजन से हम टेस्टिंग करते हैं या आरटीपीसीआर के द्वारा करेंगे? यह डिपेंड करता है, आईसीएमआर गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हुए टेस्टिंग करते हैं। तो एंटीजन टेस्टिंग भी हो रही है और आरटीपीसीआर भी हो रही है। और आईसीएमआर की गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करके पेशेंट जिस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है उस तरह से टेस्टिंग हो रही है। तो डॉक्टर साहब, वो क्या ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसपे ये डिसाइड होता है कि किसी पेशेंट को हमें एंटीजन टेस्ट करना है या आरटीपीसीआर पे जाना है? देखिए, मैक्सिमम जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जी, उसमें यूजुअली एंटीजन टेस्टिंग हो रही है। लेकिन जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है जी, और अगर एंटीजन टेस्टिंग निगेटिव आ गया और आपको लगता है कि हाँ इसमें कोरोना के सिम्टम्स के काफी चांसेस हैं, जी, तो उस पेशेंट्स में आरटीपीसीआर करना मैंडेटरी है। क्योंकि एंटीजन टेस्टिंग निगेटिव आ सकता है। आरटीपीसीआर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। जी। आरटीपीसीआर की टेस्टिंग किए बिना एक सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को हम कोरोना निगेटिव नहीं कह सकते। जी डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने हमारे श्रोताओं को। और अब उत्तर प्रदेश के बाद हम रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां से हमारे साथ रूपदेव नाथ जी जुड़ चुके हैं। रूपदेव जी नमस्कार। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी जी नमस्कार सर, मेरा एक सवाल है। अभी ठंडी का मौसम जैसा कश्मीर है, उधर का वैक्सीन कैसा बनेगा? और हमारा इधर में वेस्ट बंगाल में रानाघाट नोदिया से में इधर तो बहुत गर्मी है, तो इधर का वैक्सीन कैसा बनेगा? कि इसमें साइड इफेक्ट कुछ आ सकता है क्या? जी डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग राज्यों में हैं, कहीं गर्मी है, कहीं ठंड है, तो क्या एक ही वैक्सीन सबके ऊपर काम करेगी? देखिए, वैक्सीन का गर्म और ठंडे से कोई रिलेशन नहीं है। कोरोना की जो वायरस है, वायरस का जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है वो सेम है, चाहे वो यूएस का है चाहे इंडिया का है। तो अगर वैक्सीन बनती है, यूएस में बनता है तो हम उसको इंडिया में यूज कर सकते हैं। इंडिया का बनता है तो हम उसको यूएस में यूज कर सकते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि जम्मू कश्मीर में ठंडा है, दिल्ली में गर्मी है। वैक्सीन वैक्सीन है, वैक्सीन वायरस के अगेंस्ट है, उसका गर्मी और ठंडे से कोई रिलेशन नहीं। जी डॉक्टर साहब, और हमारे एक श्रोता सोशल मीडिया पे उन्होंने प्रश्न किया है कि जब हम वैक्सीन का इसका इम्पैक्ट कितने दिन तक रहता है, क्योंकि नॉर्मली हर एक वैक्सीन की एक साइकिल है कि ये इतने दिनों तक काम करती है। तो अगर कोरोना की हम बात करें तो इसकी कितने दिनों तक इसकी जो प्रभावी रहेगी ये वैक्सीन? जहां तक मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल कि कोरोना के वैक्सीन का कितनी दिन तक इफेक्ट रहता है। जी, अगर आप बाकी इन्फ्लुएंजा वायरसेस को लें तो इन्फ्लुएंजा वायरस की जो वैक्सीनेशन होती है वो एनुअल वैक्सीनेशन होती है। इसलिए एनुअल वैक्सीनेशन होती है क्योंकि हर सीजन में कोरोना के वायरस में या इन्फ्लुएंजा के वायरस में, कोरोना तो एक नया वायरस है, जी, जी, लेकिन जो पहले इन्फ्लुएंजा के वायरसेस थे उनसे अगर हम सीख लेते हैं तो इन्फ्लुएंजा के वायरसेस में हर सीजन में कुछ जेनेटिक चेंजेस होते हैं। तो आपको हर सीजन में एक नए वैक्सीन की जरूरत होती है। तो हम यह मान के चल सकते हैं कि चूंकि कोरोना वायरस भी एक इन्फ्लुएंजा की तरह ही वायरस है, तो अगर वैक्सीन बनती है तो इसकी एफिकेसी मुझे लगता है कि करीब 1 साल तक तो रहेगी। जी, अगर कोरोना के लिए वैक्सीन बनती है तो इसकी एफिकेसी कम से कम 1 साल तक तो जरूर रहेगी। और इसके बाद अब हम रुख करते हैं गोंडा उत्तर प्रदेश का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं सुरेश दुबे जी। सुरेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सुरेश जी, अपना सवाल पूछिए। जैसे
जो कोरोना वायरस है ये किन किन चीजों से मर सकता है, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे साबुन पानी से, वॉशिंग पाउडर और अल्कोहल के द्वारा मर जाता है, लेकिन क्या ये सेफ्लॉन से और फिनाइल से भी मर सकता है? जी डॉक्टर साहब, किस किस तरीके के डिसइंफेक्टेंट से ये मर सकता है कोरोना वायरस, जानना चाहते हैं सुरेश जी। देखिए, इसके बारे में कई सारी स्टडीज हैं कि कोरोना वायरस किस सरफेस पे कितनी देर तक जिंदा रहता है। तो जैसे प्लास्टिक के सरफेस पे या लकड़ी के सरफेस पे कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। तो इसके बारे में अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हाँ, कोरोना का वायरस अगर आप हाथ धोते हैं, 20 सेकंड तक हाथ धोते हैं, सैनिटाइजर का यूज करते हैं और साफ सफाई रखते हैं, तो इसमें इतनी ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको किसी से सैनिटाइज करना है तो जो सैनिटाइजर इजीली अवेलेबल है, जो कि यूजुअली अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होते हैं, तो उसको आप यूज कर सकते हैं, उससे काफी इफेक्टिवली सैनिटाइजेशन। जी डॉक्टर साहब, और चलते चलते अपने आखिरी श्रोता बिजनौर से कॉल किया है हमें आशीष ने, उनका ले लेते हैं सवाल। आशीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि और देशों में रिकवरी हो रही है काफी, लेकिन हमारे देश में क्यों नहीं हो पा रही? जी डॉक्टर साहब, इन्होंने पूछा है कि बाकी, हालांकि ये बात सही है कि हमारे देश में जो रिकवरी रेट है वो तो बहुत ज्यादा है, क्या जवाब देंगे? देखिए, जहाँ तक रिकवरी रेट की बात है, जैसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पूरे देश का आंकड़ा ले तो 64% है, और अगर दिल्ली का आंकड़ा ले तो करीब करीब 90% है। तो रिकवरी के मामले में हम काफी आगे हैं अगर बाकी देशों को कंपेयर करें, और मोर्टेलिटी रेट में भी हम काफी बेहतर स्थिति में हैं। जैसे बाकी देशों की मोर्टेलिटी रेट 5 से 6% थी, हमारी मोर्टेलिटी रेट 2.2% है, काफी कम है। तो हमारी स्थिति काफी बेहतर है इन कंपैरिजन टू बाकी कंट्रीज। जी, शायद कहीं न कहीं लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना का जो मैनेजमेंट है वो हमारे देश ने किया है, उसकी सराहना न सिर्फ अन्य देशों ने की है बल्कि WHO ने भी की है। जी डॉक्टर, तो श्रोताओं समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर संजय, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहेंगे? मैं आकाशवाणी के श्रोताओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि अगर आसपास कोई कोरोना मरीज आपको दिखता है तो आप उससे बिल्कुल ना घबराएं। 98% चांस है कि कोरोना का पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और अगर कोरोना का मरीज घर आता है ठीक होके, तो उसके साथ कोई भेदभाव ना करे, उसका स्वागत करे। वो आपका मित्र है, आपके घर का अभिन्न सदस्य है, और कल आपके काम आ सकता है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आपने दिया, और जिस तरीके से यहाँ पे सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है, और हम देखते हैं कि जैसा कि जगह जगह ट्रैफिक में भी चालान भी हो जाता है अगर आपने मास्क नहीं लगाया है, अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, आप उसका पालन कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे कि वो क्या इम्पोर्टेंट 4-5 प्रिकॉशंस हैं जो उन्हें जरूर करनी है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क पहनना, दूसरा है साफ सफाई का ध्यान रखना, तीसरी है सोशल डिस्टेंसिंग, और चौथी है भीड़ भाड़ वाली चीजों से बचना। जैसे अगर आपको लगता है कि सुबह भीड़ ज्यादा हो रही है तो उस जगह को अवॉइड करें। अगर आपको लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे अभी बसें चल रही हैं उसमें भीड़ है तो उसको कोशिश करें कि अवॉइड करें। जी बिल्कुल डॉक्टर संजय, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNST